हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। यदि आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं और यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर पहले से मालूम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के आंसर दे सकते हैं हर एक क्वेश्चन के साथ साथ। और यदि आप हमारे चैनल के नए यूज़र हैं और आपने अभी अभी इस चैनल पे लॉगिन किया हुआ है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए और कमेंट्स देना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात और, मैं इस वीडियो के आखिरी में इसी वीडियो से संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको इसी वीडियो में अंदर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। आइए शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा जिस समिति का गठन किया गया है वह है नरसिम्हम समिति। नरसिम्हम समिति का गठन किया गया है भारत सरकार द्वारा। इस समिति का गठन किया गया था सन 1991 में। सन 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट से गुजर रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने नरसिम्हम समिति का गठन किया था। इस समिति ने भारत में बैंकिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए और अलग अलग तरीके से मदद करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया था, जिससे कि भारत में बैंकिंग क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली। सबसे मेन जो इसकी राय थी वह यह थी कि निजी बैंक खोले जाएं। निजी बैंक को खोलने का इसने सुझाव दिया था, जिसके आधार पर सरकार ने उस समिति की मांग को मानते हुए 1993 में निजी बैंक को खोलने की परमिशन दे दी थी। तो यदि बैंकिंग में क्षेत्र में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो नरसिम्हम समिति का। भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है नचिकेता समिति। नचिकेता समिति का गठन किया गया था नागरिकों की वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए। तो नचिकेता मोर वर्तमान में भारतीय में बैंकिंग क्षेत्र में सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक माने जाते हैं। वे पहले आईसीआईसीआई बैंक में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। देश के हर एक नागरिक को बैंकिंग की वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने का सुझाव देने के लिए 2013 में इस समिति को बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट इसने 7 जनवरी 2014 को सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2016 से 18 वर्ष के ऊपर के जो भारतीय नागरिक हैं उनका पूर्व सेवा वाला सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक बैंक खाता खोलने की इसने सुझाव दिया था। हर एक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने का इसने सुझाव दिया था। जो भी बैंक अकाउंट खोले जाएं वो आधार कार्ड से लिंक करके ही खोले जाएं, ये इस समिति का सुझाव था। और भारत में प्रत्येक नागरिक से जहां वह रहता है 15 मिनट की दूरी पर एक बैंक होना चाहिए, मतलब उसको बैंक तक जाने में 15 मिनट लगने चाहिए। और ऐसे नए पेमेंट बैंक ओपन करने चाहिए जो कि छोटे और गरीबों को सस्ती दरों पर कर्ज दे सकें। ऐसे बैंकों को 50 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ भी बैंक ओपन करने की परमिशन देनी चाहिए। किसानों को कर्ज माफी की बजाय सीधे उनको वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह इस समिति के मुख्य सुझाव थे। इसके अलावा गरीबों को कम प्रीमियम पर बीमा मुहैया कराया जाए, जिसे भारत सरकार ने मान लिया था और अब इसी पे वर्किंग हो रही है। तो यह सुझाव किसके थे? नचिकेता समिति के। अगला प्रश्न, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु रिजर्व बैंक ने किस समिति का गठन किया था? तो बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया था वह समिति गोइपोरिया समिति। गोइपोरिया समिति ने बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु
गठन किया गया था। इस समिति का गठन सन 1990 में किया गया था। सन 1990 में इस समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता M.N. गोयपोरिया ने की थी, जिसने 1991 में, कब गठन हुआ था? 1990 में। और अपनी रिपोर्ट इसने कब प्रस्तुत की थी? 1991 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसके सुझाव के आधार पर 15 जून 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू हुई थी। तो यहां पर एक प्रश्न और बनता, बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू हुई थी? तो 15 जून 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई थी। कृषि लागत और मूल्य निर्धारण आयोग का गठन कब हुआ था? तो कृषि लागत और मूल्य निर्धारण आयोग का गठन हुआ था सन 1965 में। सन 1965 में कृषि लागत और मूल्य निर्धारण आयोग का गठन हुआ था। यह जनवरी 1965 से अस्तित्व में आया था। यह जो आयोग है, यह भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। वर्तमान में इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, एक सदस्य और 2 सदस्य जो कि गैर आधिकारिक हैं शामिल हैं। गैर आधिकारिक सदस्यों में कृषक समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि किसानों के बीच सक्रिय होते हैं। भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था? तो भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था सन 1949 में। सन 1949 में भारत का पहली बार अवमूल्यन हुआ था। सन 1947 से लेकर अब तक मोदी जी के अवमूल्यन से पहले 3 बार रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। पहले 1949 में, दूसरा 1966 में और तीसरी बार 1991 में। इसके बाद भाजपा की सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। देश का पहला मोबाइल बैंक भारत के किस शहर में शुरू किया गया है? तो देश का पहला मोबाइल बैंक भारत के खरगोन शहर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, यहां से शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में ये खरगोन स्थित है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में यहां पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। संसद सदस्य कितने दिनों तक बिना संसद की अनुमति से अनुपस्थित रह सकते हैं? तो संसद सदस्य बिना संसद की अनुमति के 60 दिन तक संसद से अनुपस्थित रह सकते हैं। विश्व के कच्चे तेल के उत्पादन में भारत का कितने प्रतिशत योगदान है? तो विश्व के कच्चे तेल के उत्पादन में भारत का 1% या 1% योगदान है। सबसे ज्यादा तेल उत्पादक करता है वेनेजुएला। वेनेजुएला सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने में आगे है। इसके बाद है सऊदी अरब, कनाडा, ईरान और इराक। ये 5 देश सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने में आगे हैं, जिसमें वेनेजुएला नंबर 1 पर है, सऊदी अरब नंबर 2 पे, फिर इसके बाद है कनाडा 3rd और ईरान 4th और इराक 5। ये सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने में आगे हैं। तरंग ऊर्जा पर आधारित देश का पहला ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तरंग ऊर्जा पर आधारित देश का सबसे पहला ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है केरल में। केरल में देश का पहला ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तो एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक केंद्र गुजरात में स्थित है। गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक केंद्र है। कहां पर है? तो गुजरात में है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो जब संविधान बना था उस समय लोकसभा सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी 500। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान के 2 अनुच्छेद 81 और 331 में प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु बाद में 31वें संविधान संशोधन 1974 में लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या को 547 निश्चित कर दिया गया था।
वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 तक हो सकती है। 552 वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या हो सकती है। लोकसभा सदन कहाँ पर है? तो लोकसभा सदन दिल्ली में स्थित है। सिंधु सभ्यता में चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से सिंधु सभ्यता में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत और नक्काशेदार ईंटों के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है, यह मिला है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंग में मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील में 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा बने हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों में एक श्रृंगी पशु अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली हुई है। सिंधु सभ्यता में नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में नहरों के साक्ष्य मिले हैं संतरघई से। संतरघई से सिंधु सभ्यता में नहरों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वह थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की ये प्रमुख फसल थी। शहद का इस्तेमाल इस सभ्यता में मिठास के लिए किया जाता था। रंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले हैं। इसके अलावा लोथल में ही घोड़ों के अस्थि पंजर भी मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता में जल संग्रह के लिए जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में जल संग्रह के लिए जलाशय के साक्ष्य धौलवीरा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरक की देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? कालीबंग से। कालीबंग से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा पेड़ों की पूजा, शिव पूजा के सबूत भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। सिंधु घाटी की मोहरों में सबसे ज्यादा किसकी आकृतियां होती थी? तो सिंधु घाटी की मोहरों में सबसे ज्यादा जो आकृतियां होती थी वह थी एक श्रृंगी बैल की। एक श्रृंगी बैल की आकृतियां होती थी सिंधु घाटी की मोहरों में। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना होती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सैंधव सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था। इस सभ्यता में सूती और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल होता था। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना और चौपड़ पर पासे खेलना इनका काम था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी में कौन सा स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में जो स्थित है वह है कालीबंग। कालीबंग सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में स्थित है, जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में तांबे का रथ चलाता इंसान की मूर्ति कहां से मिली है? तो सिंधु सभ्यता में तांबे का रथ चलाता इंसान की मूर्ति मिली है दैनाबाद से। दैनाबाद से यह मूर्ति मिली है। शवों को जलाने और गड़ाने की प्रथा इसमें प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल और कालीबंग में भी काफी युग्म समाधियां भी मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा भी कहा जाता था। सिंधु घाटी की लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी की लिपि को चित्राक्षर नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में छोटे छोटे संकेतों को सिंधु लिपि कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है। सिंधु लिपि के लगभग कितने चिन्ह ज्ञात हुए हैं? तो सिंधु लिपि के लगभग
400 चिन्ह ज्ञात हुए हैं। हड़प्पा लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना सन 1853 में मिला था, पर स्पष्टता यह लिपि 1923 में प्रकाश में आई। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 205 से 400 तक अक्षर है, जो शैलखड़ी के आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकाओं आदि में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। यह मोहनजोदड़ो के एचार क्षेत्र में सन 1926 में अनेस्ट के मौके पर प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगरों का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगरों का आकार आयताकार और वर्गाकार था। दिसंबर 2014 में भिरडाड़ा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के क्षेत्र भी आते थे। भारत में पवन ऊर्जा के मामले में कौन सा राज्य प्रथम है? तो भारत में पवन ऊर्जा के मामले में जो राज्य प्रथम है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा के मामले में प्रथम है। यहाँ पर भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता की 6% ऊर्जा प्राप्त होती है और देश की ऊर्जा का 1% यहीं से मिलता है। बहती वायु में उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवनियां लगाई जाती हैं। राजस्थान के किस जिले में जस्ता और सीसा का भंडार पाया जाता है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में जस्ता और सीसा पाया जाता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सोने धातु का भंडार पाए गए हैं। दोस्तों, यह थे जो सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मैं आपसे इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछता हूं, जिसके जवाब आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर दे सकते हैं। तो प्रश्न है, भारत में बैंकिंग लोकपाल को कब लाया गया था? यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और यदि इस वीडियो के नए यूजर हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।